हेलो बच्चों, वेलकम टू पीएमएस। तो प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट कर रखा था हमारा चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ रहे थे। हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो वहाँ के किंग थे फ्रांस के, वो कौन थे, वो बन गए थे लुईस 16। तो लुईस 16 जो थे वो फ्रांस के किंग बन गए थे। बट जब वो किंग बने तो उन्होंने पाया कि जो उनकी ट्रेजरी है, जो उनका खजाना है, वो क्या है, एम्प्टी है। फिर हमने डिस्कस किया था, ये हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में से, कि जो किंग का जो ट्रेजर है, जो खजाना था, वो खाली क्यों था, एम्प्टी क्यों था। तो हमने रीजंस पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। हमने बच्चों फर्स्ट रीजन तो पढ़ भी लिया था कि जो उसका पहला कारण था वो थी वॉर, यानी कि वॉर में पार्टिसिपेट करने की वजह से जो फ्रांस का जो ट्रेजर था, जो खजाना था, वो ऑलरेडी खाली हो चुका था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और भी रीजंस कि फ्रांस का जो ये खजाना था वो एम्प्टी क्यों था। अब बात करते हैं बच्चों हमारे सेकंड रीज़न की तरफ कि फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजर है उसका सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न क्या था। तो देखो बच्चों, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न था कि सेकंड रीज़न आप लिख लो, पैलेस इन वर्सलीज। पैलेस इन वर्सलीज, ये सेकंड रीज़न है। मतलब क्या है कि फ्रांस जो था उसका क्या था, एक पैलेस था वर्सलीज में। अब जो ये पैलेस था ना बच्चों, ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, ठीक है, एक महल मान सकते हैं हम इस पैलेस को। अब ये इतना आलीशान पैलेस था तो उसे मेंटेन करने का जो खर्चा था, इसकी मेंटेनेंस थी, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी थी। फ्रांस का बहुत सारा जो पैसा था वो इस पैलेस की मेंटेनेंस में, इस पैलेस की देख रेख में ही क्या हो जाता था, खर्च हो जाता था, स्पेंड हो जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा कि जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रीज़न है कि एम्प्टी ट्रेजर क्यों था फ्रांस का, तो वो यही था कि जो फ्रांस का जो ये महल है वर्सलीज में बना हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा आलीशान था, लग्जूरियस था। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी देखरेख को बनाए रखने के लिए, बहुत सारा इसकी देखरेख करने के लिए बहुत सारा जो पैसा है वो इस पैलेस पे, इस महल पर खर्च हो जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया है। अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट रीज़न पर कि फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजर, लुईस 16 के पास जो ट्रेजर था वो एम्प्टी क्यों था, उसका नेक्स्ट कारण क्या है। तो नेक्स्ट रीज़न आप भी सोचिए क्या होगा बच्चों, ठीक है, सोचो क्या होगा रीज़न थर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं हम थर्ड रीज़न की। तो वो थर्ड रीज़न क्या था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल रीज़न भी कह सकते हैं हम, ठीक है, फ्रांस ने क्या किया था, अमेरिकन कॉलोनीज की, ठीक है, फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज की हेल्प की थी ताकि वो किससे फ्रीडम ले सके, उन्हें ब्रिटेन से जो है फ्रीडम मिल सके, आज़ादी मिल सके। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रांस ने अमेरिकन कॉलोनीज की मदद की थी, किसके लिए, ताकि उन्हें ब्रिटेन से आज़ादी मिल सके, उन्हें ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिल सके, ठीक है। तो ये आपका जो था थर्ड इम्पोर्टेंट रीज़न था कि फ्रांस का पैसा इसमें भी बहुत ज़्यादा लग चुका था, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस दिलाने में मदद की थी। किससे इंडिपेंडेंस दिलाई थी, तो वो दिलाई थी ब्रिटेन से, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो क्या हो जाता है, बहुत सारा जो पैसा है, बहुत सारा क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है, बहुत एक्सपेंडिचर जो था वो बढ़ चुका था इन सारी चीज़ों की वजह से। अब आप कहेंगे कि मैम एक आधी कॉलोनी अगर उन्होंने इंडिपेंडेंट करवा भी दी तो खजाना खाली हो जाएगा क्या इतने में। तो बेटा ऐसा नहीं बोल रही मैं, ऐसा बोल रही हूँ कि जो अमेरिकन कॉलोनीज की बात हो रही है, यहाँ पर ना एक कॉलोनी थी ना दो, यहाँ पर टोटल कितनी कॉलोनीज थी, तो 13 कॉलोनीज थी, जिसको फ्रांस ने ब्रिटेन से आज़ादी दिलवाई थी, इंडिपेंडेंस दिलवाई थी, ठीक है। इसलिए फ्रांस का जो पैसा है वो खर्च हो गया था। अब आपको एक जो चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि फ्रांस और ब्रिटेन की कोई भी दोस्ती नहीं थी, ये लोग एनिमी ही थे, ठीक है, फ्रेंडशिप वाली कोई बात नहीं थी फ्रांस और ब्रिटेन में, ठीक है। तो अब
एक और रीज़न आ गया होगा आपके पास कि भाई फ्रांस को क्या ज़रूरत है मैम कि वो अमेरिकन कॉलोनीज़ की मदद करे ब्रिटेन से आज़ादी पाने के लिए। तो फ्रांस को ये ज़रूरत थी बच्चों, क्योंकि फ्रांस चाहता था अपना जो है उनका इन्फ्लुएंस जो है सभी के ऊपर बढ़ जाए, यानी कि फ्रांस को जो है इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिलने लग जाए। इसलिए फ्रांस ऐसी हरकतें करता था ताकि वो लोगों की नज़रों में आए। ठीक है, देखो अब आपको पता लग गया कि फ्रांस कैसा अजीब अजीब से खर्चे करता था। ठीक है, वॉर में चलो उसने पार्टिसिपेट कर लिया, वॉर ज़रूरी थी, उसने पार्टिसिपेट कर लिया। अब वर्सिलीज का जो इतना बड़ा महंगा महल था इसको भी तो उसने बनवाया था। ठीक है, उसके महंगे शौक थे फ्रांस के, वो इतना ज़्यादा चीज़ों को क्या करना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था, अपनी इन्फ्लुएंस, अपना इम्पैक्ट डालना चाहता था लोगों पर। ठीक है, इसलिए जो है फ्रांस का जो ट्रेजर था वो एम्प्टी था। अब इतना सारा एक्सपेंडिचर जो था उसने अपने आप पे करता था वो। ठीक है, तो अब ये तो हो गए हमारे 3 मोर इम्पोर्टेंट रीजंस किसके लिए, एम्प्टी ट्रेजर के लिए। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रीज़न क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से सुनना। तो नेक्स्ट रीज़न क्या हो जाएगा, थोड़ा आप लोग भी सोचिए कि क्या होगा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इतना ज़्यादा खर्चा था फ्रांस का, अब फ्रांस भी इतना खर्चा नहीं बियर कर पा रहा था, तो फ्रांस ने क्या ले लिया, लोन ले लिया। फ्रांस ने क्या ले लिया, लोन। अब ये लोन उसने जिससे भी लिया तो उन्होंने क्या किया, 10% इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज किया। मतलब क्या किया, 10% इंटरेस्ट रेट किसने चार्ज किया, जिससे भी फ्रांस ने लोन लिया। अब 10% जो इंटरेस्ट है ना बच्चों, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यानी कि कंट्री का जो ये पैसा था जो इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ चुका था, ऊपर से कंट्री ने लोन भी ले लिया। अब लोन ले लिया तो उसे चुकाना भी पड़ेगा, उसकी इंटरेस्ट भी चुकानी पड़ेगी, जो इंटरेस्ट रेट आएगी, ब्याज जो आएगा, ठीक है, वो भरना भी पड़ेगा जिससे उन्होंने पैसे लिए हैं। तो ये देखो कितना ज़्यादा खर्चा जो है फ्रांस के ऊपर पड़ जाता था हमेशा, और उसे क्या करना पड़ता था, इतना सारा पैसा जो है लोगों को देना पड़ता था। मतलब अपनी कंट्री को बचाने के लिए वो अपनी कंट्री का जो ट्रेजर है वो खाली कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी का लोन वो ना चुकाते तो कोई अदर कंट्री उनकी कभी भी हेल्प ना करती। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाते, डेब्ट में चले जाते। ठीक है, तो ये थे हमारे 4 इम्पोर्टेंट रीज़न कि जो फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजर था एट द टाइम ऑफ लुइस 16। तो ये 4 रीजंस आपको समझ आ गए होंगे। अब मूव करते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट रीज़न पर कि नेक्स्ट रीज़न क्या था एम्प्टी ट्रेजर का। अब देखो बच्चों लास्ट रीज़न क्या हो जाएगा, 5th रीज़न। अब एक सरकार है तो सरकार ने अपने नीचे क्या हायर कर रखे होते हैं, एम्प्लॉयज़ रख रखे होते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए। वो एम्प्लॉय या तो टीचर हो सकते हैं, ठीक है, पोस्ट ऑफिस में वर्कर हो सकते हैं, कोई भी बैंक्स वगैरह में अदर एक्टिविटीज़ के लिए। तो इन वर्कर्स को, इन एम्प्लॉयज़ को भी जो सरकार को क्या देने पड़ेंगे, मनी देनी पड़ेगी। तो सरकार को इनको भी मनी देनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये उनका 5th रीज़न था एम्प्टी खाली होने का, यानी कि ट्रेजर खाली होने का, एम्प्टी खाली होने का नहीं, ट्रेजर खाली होने का। ठीक है, तो ये आपको रीज़न समझ आया। तो बच्चों हमारा जो मेन टॉपिक था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो आप सभी का रेडी हो चुका है, पूरी अच्छे से तैयार हो चुका है कि फ्रांस का जो एम्प्टी ट्रेजर था वो इन कारणों से था जो मैंने अभी आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन तैयार हो गया है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ कि और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपसे चैप्टर में अगला टॉपिक ये आएगा कि जो सोसाइटी थी, जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो कैसे डिवाइडेड थी। ठीक है, क्या क्या चीज़ें थी, जैसे किन के अकॉर्डिंग वो जो फ्रेंच सोसाइटी है उसे डिवाइड किया गया था, और इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर हम देखो ये समझेंगे कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइडेड थी, तभी हमें पता चलेगा कि ये जो प्रॉब्लम्स आई हैं फ्रांस में तो ये कैसे आई हैं। ठीक है, कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई है, यानी कि इसका बेस हमें समझना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंच सोसाइटी टोटल 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जो हमारी फ्रेंच सोसाइटी थी ना बच्चों, तो वो 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। जो फर्स्ट स्टेट थी वो थी बच्चों क्लर्जी। ठीक है, जो सेकंड स्टेट थी वो थी नोबिलिटी, एंड जो नेक्स्ट स्टेट थी वो थी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ कि जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो किस अकॉर्डिंग जो है डिवाइड हुई थी। तो आपको यही लर्न करना है कि जो फ्रेंच सोसाइटी है वो टोटल 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट स्टेट थी क्लर्जी, सेकंड है नोबिलिटी एंड नेक्स्ट है स्मॉल एंड बिग बिजनेस मैन। ठीक है, तो अब जो ये क्लर्जी पीपल थे बच्चों, ठीक है, ये क्लर्जी पीपल थे, ये क्या करते थे, ये वो पर्सन्स थे जो चर्च का वर्क संभालते थे, यानी कि चर्च का काम करने वाले जो लोग थे वो क्लर्जी पीपल थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट स्टेट वाले थे वो किस टाइप का काम करते थे, तो वो चर्च से रिलेटेड जो था उसका उनका काम था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास नोबिलिटी। नोबिलिटी यानी कि नोबल ग्रुप, मतलब किंग के अंडर जो भी वर्क हो रहे थे, जैसे उसके मिनिस्टर्स वगैरह हो गए, ठीक है, तो वो कौन से पीपल थे, वो थे हमारे नोबल क्लास, यानी कि नोबिलिटी वाले जो स्टेट थी उसमें आते थे किंग के अंडर काम करने वाले पीपल। नेक्स्ट आ जाती है स्मॉल एंड बिग बिजनेस। अब ये जो स्मॉल एंड बिग बिजनेस है ना बच्चों, तो इसमें आप मान सकते हैं कि जो नॉर्मल पीपल थे, यानी कि पीजेंट्स वगैरह थे, जो आम किसान थे, वो इस जो है ग्रुप में आते थे स्मॉल एंड बिग बिजनेस में। तो ये जो है फ्रेंच सोसाइटी का डिवीज़न था जो आपको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बता दिया। अब क्या है कि आप कहेंगे कि मैम इसमें क्या डिफ़िकल्टी है, आपने कहा कि इसे समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो हमें समझ भी आ गया है, इसमें इतनी टिपिकल कोई भी बात नहीं थी। टिपिकल बात तो बच्चों अब स्टार्ट होगी। टिपिकल बात क्या है, टिपिकल बात ये है कि ये जो फ्रेंच सोसाइटी का डिवीज़न था ना, इसमें भी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 90% पॉपुलेशन थी, जो 90% पॉपुलेशन थी ना बच्चों, वो किन की थी, वो थी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन्स की। अब इसमें जो स्मॉल और बिग बिजनेसमैन्स हैं, इसमें आते थे पीजेंट्स, ठीक है, पीजेंट्स यानी कि स्मॉल फार्मर्स। अब कुछ इसमें फार्मर्स तो ऐसे थे, कुछ किसान तो ऐसे थे जिनके पास लैंड ही नहीं थी, ठीक है, जिनके पास लैंड ही नहीं थी, और इनमें कुछ किसान जो है पीजेंट्स ऐसे भी थे जो किन की लैंड्स पे वर्क करते थे, जो इनके लैंडलॉर्ड्स होते थे, ठीक है, जो जमींदार होते हैं उनकी लैंड्स पे वर्क करते थे, मतलब एज अ टेनेंट, यानी कि एज अ किराएदार ये लोग वर्क करते थे। तो काफ़ी हम बोल सकते हैं ये जो पुअर पॉपुलेशन थी, पुअर जो लोग थे, वो ये जो थर्ड स्टेट थी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, इसमें आती थी। ठीक है, तो ये अब आपको क्लियर हो गया। अब इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है मैंने आपको समझाई कि कैसे जो है ट्रेजर एम्प्टी हुआ, कैसे फ्रेंच सोसाइटी का डिवीज़न किया गया, कैसे उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, ठीक है। 90% जो पॉपुलेशन है वो पुअर थी, पीजेंट्स थे, ऐसे किसान थे जिनके पास खुद की लैंड भी नहीं है, और कई तो ऐसे थे जो दूसरों की लैंड पे वर्क करते थे, या फिर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास स्मॉल लैंड थी, बहुत ही कम पार्ट था ज़मीन का। ठीक है, तो अब क्या है कि जो टैक्स है, अब जब सरकार को इतना ज़्यादा, सरकार जो है एक्सपेंडिचर कर रही है, इतने खर्चे में है, तो सरकार अपना बेनिफिट करने के लिए, ठीक है, खुद को कर्जे से बचाने के लिए, डेप्ट से बचाने के लिए वो क्या करती है, वो टैक्स ले आती है, यानी कि वो टैक्स लगाना शुरू कर देती है। ठीक है, टैक्स किन पे, अब टैक्स क्या है, टैक्स दो प्रकार के होते हैं बच्चों, डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो सीधा दिया जाए, इनडायरेक्ट टैक्स जो किसी और मीडियम से हो। ये मैं आपको इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, एक्चुअली मैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में वहीं आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी। यहाँ सिर्फ आपको ये याद रखना है बच्चों की जो टैक्स है, ठीक है, टैक्स जो है सरकार के पास लास्ट चॉइस बचती है, अपने जो डेप्ट्स है, अपनी जो इतनी ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंडिचर कर रखे हैं उनको सही करने के लिए उनके पास लास्ट ऑप्शन बचता है टैक्सेस का, तो वो टैक्स इम्पोज करेगी। अब ये टैक्स कौन भरेंगे, सरकार को कौन टैक्स देगा, तो सरकार को आम लोग, नॉर्मल पीपल टैक्स देंगे। और अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि फ्रेंच सोसाइटी में नॉर्मल पीपल कौन थे, मेन क्वेश्चन यहीं से अराइज हो जाता है कि नॉर्मल पीपल कौन थे भाई फ्रेंच सोसाइटी में। तो फ्रेंच सोसाइटी में नॉर्मल पीपल है बच्चों स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन, जो क्या है, पीजेंट्स है, पुअर पीजेंट्स। अब जो पूरी टैक्स बर्डन है, पूरा का पूरा टैक्स है, वो किन को भरना है, वो इन थर्ड स्टेट वाले लोगों को भरना है, स्मॉल और बिग बिजनेसमैन स्टेट को भरना है, जिसमें पुअर पीजेंट्स जो है आते हैं। और एक और जो है शॉकिंग बात यहाँ पर आ जाती है कि ये जो पूरा का पूरा टैक्स होता है,
ठीक है, वो सिर्फ पुअर पीजेंट्स को ही भरना पड़ता है। जो फर्स्ट स्टेट है, जो सेकंड स्टेट है, इनको टैक्स भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ना ही क्लर्जी टैक्स भरेंगे, ना ही नोबिलिटी टैक्स भरेंगे। टैक्स कौन भरेंगे? हमारे पुअर पीजेंट जो है फ्रेंच सोसाइटी के, वो भरेंगे। तो कितना बड़ा जो है इनइक्वालिटी फ्रेंच सोसाइटी में हो रही थी, इसी बात को मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो अब क्या है कि जो टैक्स जो है वो ये लोग भर रहे हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन भी आ रहा होगा कि मैम ये क्या ज़रूरी है कि टैक्स जो है वो पुअर पीजेंट ही भरेंगे? तो ये ज़रूरी है बच्चों की जो ये क्लर्जी थी और नोबिलिटी थे, इनको बर्थ से ये अधिकार मिला हुआ था, ये प्रिविलेजेस मिले हुए थे इनको। ठीक है, प्रिविलेजेस यानी कि कुछ छूट मिली हुई थी, कुछ अधिकार मिले हुए थे जो इनको बर्थ से, इनके जन्म से मिले हुए थे कि आप लोग क्लर्जी क्लास और नोबिलिटी क्लास में जन्मे हो, आपको किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है फ्रेंच सोसाइटी में नहीं झेलना पड़ेगा। तो ये ऐसे अधिकार थे जो इन लोगों को बर्थ से मिले थे। और जितनी भी नाइंसाफ़ी है, जो भी बर्डन्स है, वो किस पर आ गई थी? वो आ गई थी थर्ड स्टेट पर, पुअर पीजेंट्स पर। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझ आया कि टैक्स वगैरह का क्या सिस्टम था। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ। अब तो ये आपको अभी तक इतना ही पता है कि टैक्स बर्डन थी स्मॉल और बिग बिजनेसमैन पर। अब क्या है, क्लर्जी पीपल जो है इनको अभी भी क्या करते थे? छोड़ते नहीं थे। जो ये स्मॉल और बिग बिजनेसमैन हैं, ठीक है बच्चों, तो अभी आपने ये देखा कि जो टैक्स बर्डन थी, ठीक है, वो कौन किन पे आ गई थी? वो आ गई थी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन के पास। अब क्या है, जो क्लर्जी लोग हैं उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिला हुआ था, नोबिलिटी पर्सन्स को इतना अच्छा बेनिफिट मिला हुआ था कि उन लोगों को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं भरना। अब इनके पास और भी राइट्स थे। क्या राइट थे कि ये जो क्लर्जी पीपल है, ठीक है, ये कौन लोग थे? मैंने आपको बताया था कि जो चर्च में काम करने वाले लोग थे वो आते थे क्लर्जी स्टेट में। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो क्लर्जी है ये क्या करते थे? इनको अपने चर्च वगैरह का काम करते थे। तो चर्च में काम करवाने के लिए, छोटा मोटा काम, सफाई वगैरह करवाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। तो ये जो स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन है, जो इसमें पुअर पीजेंट्स आते हैं, पुअर लोग आते हैं, ठीक है, तो इनको क्या करना पड़ता था? ज़बरदस्ती इनके कहे हुए वर्क्स करने पड़ते थे, इनके घरों में इनको जो है काम करना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं जो इनइक्वालिटी की कंडीशन आ गई थी, वो आ गई थी स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन वालों के सामने। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये बताया कि टैक्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा स्मॉल एंड बिग बिजनेसमैन्स को। अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कि 2 टाइप के जो टैक्स है फ्रेंच सोसाइटी में प्रिवेल्ड थे, वो टैक्स क्या है हम देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 2 टाइप के जो है टैक्सेस थे जो कहाँ पर प्रिवेल थे? फ्रेंच सोसाइटी में प्रिवेल थे। फर्स्ट टैक्स है थाइथ और थर्ड है, सेकंड टैक्स है टेल। ठीक है, तो अब जो ये थाइथ, ठीक है, थित जो ये, इसको कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी खुद की प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, इथ बोल सकते हैं आप, चाहे टी को साइलेंट कर लें, वो जो भी है। ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट टैक्स है ना बच्चों, ये कैसा टैक्स था? ये एक ऐसा टैक्स था जो कौन करता था? जो ये है चर्च वाले थे वो ले करते थे, यानी कि इस टैक्स को जो है चर्च को पे करना पड़ता था। किनको पे करना पड़ता था? थर्ड स्टेट वालों को। ठीक है, अब इस टैक्स में पे क्या करना पड़ता था थर्ड स्टेट वालों को? तो उनको पे करनी पड़ती थी 10% ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि जो भी फसल वगैरह जो थर्ड स्टेट के पुअर पीजेंट्स उगाएंगे, अपनी क्रॉपिंग करेंगे, उसका जो है 10% जो पोर्शन है वो किसको देना पड़ेगा? वो थर्ड स्टेट वालों को, चर्च को देना पड़ेगा, क्योंकि उन पर ये जो टैक्स है, इथ टैक्स वो लगाया जाता था किनके द्वारा? चर्च के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये जो फर्स्ट टैक्स है ये समझ आ गया। अब मूव करते हैं हम हमारे सेकंड टैक्स पर कि ये सेकंड टैक्स किस टाइप का टैक्स था, जो टेल टैक्स है। अब टेल टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स हम बोल सकते हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार के जो हैं टैक्सेस होते हैं। तो ये जो टेल टैक्स है, ठीक है, ये क्या है? ये एक डायरेक्ट टैक्स है जो डायरेक्टली पे करना पड़ता था। अब ये डायरेक्टली किसको पे करना पड़ता था? तो ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता था, और किसको? थर्ड स्टेट को।
ठीक है। तो थर्ड स्टेट को ये जो टैक्स है टेल टैक्स, ये गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करना पड़ता था। अब एग्जाम्पल इस टैक्स के जैसे सोल्ट वगैरह हो गया, सोल्ट पे, ठीक है, सोल्ट लेने के लिए, नमक लेने के लिए भी टैक्स लगता था ना, तो वो है। तो बाकू जो पे होती थी, यानी कि जो ये सिगरेट वगैरह होती है, इस पे भी जो टैक्स इम्पोज किया जाता था वो किस टाइप का टैक्स था, वो टेल टैक्स था। तो ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये सब बात थी टैक्सेस की। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि थर्ड स्टेट वालों का जो जीना था वो कितना ज़्यादा मुश्किल था, कितनी डिफ़िकल्टीज़ में वो जो है अपनी लाइफ को जी रहे थे, यानी कि उनको सरवाइव करने में कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। अब क्या है, अब जो ये स्ट्रगल है जो फ्रेंच सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हो रहा था थर्ड स्टेट वालों पर, तो अब वो लोग कैसे सरवाइव करेंगे, जो ये हमारे थर्ड स्टेट वाले लोग हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे, ये जो है मेन बात यहाँ पर आ जाती है कि जो थर्ड स्टेट है वो इतनी ज़्यादा परेशानियों में कैसे सरवाइव करेंगे। ये हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो आप खुद सर्च करने की ट्राई करें, ठीक है। बुक को थोड़ा बहुत साथ साथ में रीड कर लें, लेकिन वैसे कहूँ तो मेरे जो नोट्स मैं आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ इसे साथ साथ में रीड कीजिए, समझिए और अपने नोटबुक्स में राइट डाउन करते रहिए, फिर आपको कोई भी बुक वगैरह उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि थर्ड स्टेट कैसे इतनी प्रॉब्लम्स के होते हुए सरवाइव कर रही थी फ्रेंच सोसाइटी में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।